वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में स्टेनोग्राफ़र की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि उसका पे बैंड क्या है, कितनी सैलरी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या प्रमोशन एवेन्यूज़ क्या हैं, उसके बाद किस टाइप का उनका वर्क है और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब ये है कि क्या उसमें अच्छी बातें हैं और क्या मतलब आपको लिमिटेशंस हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हमारा स्टेनोग्राफ़र। देखो, स्टेनोग्राफ़र को जूनियर स्टेनोग्राफ़र भी कहते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफ़र या उसको जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र कहते हैं। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र ये दोनों एक ही हैं। ये कुछ डिपार्टमेंट में इसको जूनियर स्टेनोग्राफ़र कहा जाता है और कुछ डिपार्टमेंट में इसको जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र कहा जाता है। तो ये दोनों जो डेजिग्नेशन है, पोस्ट हैं, ये एक ही हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इनका जो पे बैंड है वो क्या है। तो इसका जो पे बैंड का जो लेवल है वो है 6। ये लेवल 6B। ये जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाती है वैसे ही आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से लेवल इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होगी या कोई गेस्टेड पोस्ट होगी। जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है तो उसका लेवल भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस 6B लेवल का मतलब है कि आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 35,600 से 1,12,800। इसके बीच आपकी जो होगी वो सैलरी होगी। बेसिक सैलरी इतनी होगी 35,000 और लास्ट तक जो जाएगी 1,12,800। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बेसिक जो सैलरी है आपको वो कितनी मिलेगी। देखो, बेसिक मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक मिलेगी 35,600 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये 2 साल तक आपको मिलेगी बेसिक, क्योंकि आप 2 साल तक अंडर SRO जो है, जो GAD ने SRO निकाला था उसके जो है अंडर आपको 2 साल तक बेसिक पे ही मिलेगी, जो है आपकी 35,000 या इसी के आसपास ही होगी। 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी आपकी होगी 55,000 से 60,000 के बीच में हो सकती है, क्योंकि ये डिफ़र करती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं। अगर वेदर की आप सेक्रेटरीट के अंदर हैं तो आपकी सैलरी जो है वो अलाउंस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप आउटसाइड द सेक्रेटरीट हैं तो आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अलाउंस कम हो जाते हैं। तो उस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो इन दोनों के बीच में ही बनेगी, जो है पर मंथ होगी। ये पर मंथ इतनी सैलरी आप जो है ले सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। ड्यूटीज़ यानी कि ड्यूटीज़ आपकी कहाँ कहाँ आप पोस्ट हो सकते हो, किसके साथ आप ड्यूटी दोगे, तो ये उसके बारे में है। एज़ यू नो कि ये सिविलियन जॉब है और ये हाईली डेकोरेटेड जॉब है। डेकोरेटेड जॉब है। आपकी ड्यूटी हमेशा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो भी होगा उसी के साथ ही होगी। ठीक है, जैसे कि आप पर्सनल असिस्टेंट जो होता है उस तरीके की ये जॉब है। उसके बाद ज़्यादातर ये जो ड्यूटीज़ है HOD के साथ ही होती है। अगर आप GAD में हैं, GAD से मेरा मतलब है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि सेक्रेटरीट के अंदर है। अगर आपकी ड्यूटी वहाँ है तो आपकी ड्यूटी सेक्रेटरीज़ के साथ भी हो सकती है। सेक्रेटरीज़ जो है या कमिश्नर के साथ हो सकती है, या उसके बाद ये आपकी चीफ़ सेक्रेटरी जो हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके साथ भी हो सकती है। वेदर की एडवाइज़र्स के साथ भी आप ड्यूटी दे सकते हो, या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी पर्सनल सेक्शन में भी आप जो है वो ड्यूटी कर सकते हो। ठीक है, एज अ PA। अगर आप GAD से बाहर हैं यानी कि सेक्रेटरीट से बाहर हैं तो आपकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो हो सकती है डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर की जो पर्सनल सेक्शन है वहाँ हो सकती है। जजेस के साथ आप ड्यूटी दे सकते हो। उसके बाद चेयरपर्सन आ जाएंगे। चेयरपर्सन कॉरपोरेशन के हो सकते हैं, या लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसके साथ, जो कि हाई कोर्ट के अंडर ही आती है। या अगर आप लोअर कोर्ट में हैं तो लोअर कोर्ट में भी आपकी जजेस के साथ ड्यूटी हो सकती है एज अ PA। उसके बाद अगर कॉलेज में हो तो प्रिंसिपल्स के साथ हो सकती है। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो भी होगा उसके साथ आपकी ड्यूटी होगी। ये आप
ध्यान रख लें। अगर जैसे फॉरेस्ट में है तो प्रिंसिपल कंजर्वेटर के साथ आपकी ड्यूटी हो सकती है, या उनका जो हेड है तो उनके साथ आपकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। तो इस तरीके की आपकी जो ड्यूटी है वो इन ऑफिसर्स के साथ होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रमोशन एवेन्यूज़ देखेंगे हम कि कौन कौन से प्रमोशन आपको मिलेंगे। प्रमोशन में सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन होगी वो आपकी होगी सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। ये मैं बता रहा हूँ जीएडी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेक्रेटरीट के अंदर जो आपकी प्रमोशन होगी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है इसके बाद आपकी होगी एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी जो केएस डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्रेटरी, तो ये उनके लेवल के हैं, यानी ये भी एक गेस्टेड पोस्ट है, केएस कैडर के आसपास ही है। उसके बाद डी में उसके बाद आप डिप्यूटी सेक्रेटरी भी अपॉइंट हो गए। इसके बाद प्रमोशन आपकी डिप्टी सेक्रेटरी की होगी जो कि एसडीएम लेवल के हैं। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी। इतनी प्रमोशन होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सीनियर हो, सीनियरिटी में आप आगे हो, तो तब ही आपको इतनी प्रमोशन मिल सकती हैं, वो भी अगर आप जीएडी में हो, यानी कि सेक्रेटरीट के अंदर हो, तो तब आपके लिए प्रमोशन एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं। वहाँ पे आपकी प्रमोशन थोड़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप आउटसाइडर हो तो वहाँ पे प्रमोशन एवेन्यूज़ थोड़े कम हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसके बाद भी प्रमोशंस हैं, लेकिन वो बड़ा कम चांस होता है कि बंदा वहाँ तक पहुँचे। अगर वो सीनियर है तभी उसके चांसेस बढ़ सकते हैं प्रमोशन के। तो ये है कि जो अगर अंदर का बंदा भी है तो वो बाहर एज अ ऑफिसर ड्यूटी कर सकते हैं, जैसे एसडीएम लेवल की जो पोस्ट है उनमें मिल सकती है। एडिशनल सेक्रेटरी होंगे तो आप डीसी भी लग सकते हैं, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर। तो उसके बाद देखते हैं हम थर्ड पॉइंट था सॉरी, टाइप ऑफ वर्क, कि आपका जो वर्क होगा किस तरह का काम होगा आपका, वो हम देखेंगे। सबसे पहला तो ये है कि कोई हैवी वर्कलोड नहीं होता। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर या सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए कोई हैवी वर्कलोड इन दोनों के लिए कुछ ख़ास नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केसेस में थोड़ी कम है। अनलेस कि अगर आप सेक्शन जो है सेक्शन में कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है, या आप ही हो हेड, किसी एचओडी के साथ आपकी ड्यूटी है, सीनियर स्केल की है या जूनियर स्केल की है, उस केस में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ अगर डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्रेटरी है और आप उसके अंडर काम कर रहे हो तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपका काम इतना ही होता है कि अपने जो हाई आपका ऑफिसर है, यानी जिसके साथ आप ड्यूटी कर रहे हो, उसकी डिक्टेशन लेनी है, ठीक है। ये काम सीनियर और जूनियर के केस में बात करूँ, डिक्टेशन लेनी है, उसी को ट्रांसक्राइब करना है और वही प्रिंट निकाल के अपने ऑफिसर को देना है, ठीक है। आपका काम ज़्यादातर केसेस में जूनियर स्केल में और सीनियर स्केल में आपका ज़्यादातर काम जो है वो इतना ही होता है कि आपने उनकी डिक्टेशन लेनी है और उनको जो भी प्रिंट वगैरह फाइल बना के देनी है कि क्या किस तरह का वो काम मांग रहे हैं, या मीटिंग नोटिस कुछ इस तरह का, अगर मीटिंग नोटिस बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह का छोटा मोटा जो काम होता है वो एक जूनियर स्केल और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का होता है, अनलेस कि उनके ऊपर कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है। उसके बाद कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको अपना जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके साथ फील्ड में जाना पड़ता है, या कभी मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग में भी आपको उनके साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है, कि उनका किस तरह का जो एजेंडा वगैरह मीटिंग वगैरह जो होती है वो वर्कलोड जो भी है वो आपको देखना है। इन दोनों केसेस में अगर आपके ऊपर प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है तो फिर आपका यही काम होगा, इतना ही काम है आपका। लेकिन अगर आपकी प्रमोशन हो गई है या आपकी सेक्शन में कोई प्राइवेट सेक्रेटरी है, उस केसेस में प्राइवेट सेक्रेटरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। आपने अपने सेक्रेटरी का यानी उसकी एमेनिटीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है कि उनके रूम से लेकर उनकी जो कन्वीनियंस है, यानी कि गाड़ी है उस वगैरह, फर्नीचर क्या है, जो उनके कमरे में जहाँ आपकी ड्यूटी है उस कमरे की रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ कि रूम का आपने ध्यान रखना है कि रूम में हर चीज़ प्रेजेंट है,
फर्नीचर वगैरह, इलेक्ट्रिक यानी कि रूम वगैरह, फ़ैन वगैरह, कुर्सियाँ, टेबल जो है वो उनका अच्छे से प्रॉपर ध्यान रखना आपने कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह के भी आपके काम बन जाते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हो किसी एचओडी के साथ। उसके साथ आपको ध्यान रखना होता है सभी मीटिंग्स वगैरह का, आपके एचओडी के साथ। उनके अगर कहीं टूर वगैरह है तो टूर वगैरह के साथ भी आपको जाना पड़ सकता है अपने एचओडी के साथ। और आप एज ए पर्सनल सेक्रेटरी काम करते हो, पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम करते हो अपने अपने ऑफिसर्स के साथ। उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली केसेस में प्राइवेट सेक्रेटरी को जो उनके ऑफिसर हैं, एचओडी हैं, वो अपने साथ ही ट्रांसफ़र के साथ ही अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि अगर उनकी ट्रांसफ़र हो रही है अपने अपने आईएएस ऑफिसर की या इस तरह के जो भी ऑफिसर्स हैं, तो वो मोस्टली केसेस में अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को अपने साथ ही ट्रांसफ़र कर ले जाते हैं। तो उसके बाद आपकी सेक्शन में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो, उसको आप कह सकते हैं कि वो हेड ऑफ़ द सेक्शन है, हेड ऑफ़ द सेक्शन है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो इसके बाद अगर सीनियर स्केल हैं या जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं तो वो उनको आप हेड ऑफ़ द सेक्शन कह सकते हो इन एब्सेंस ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी। तो एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है, यानी ग्रेट रेपुटेशन होती है डिपार्टमेंट में। ठीक है, जो भी ऑफिसर्स या कोई भी बाहर से ऑफिशियल को, हायर ऑफिशियल भी अगर आपके जो एचओडी के साथ मिलने आ रहा है तो सबसे पहले वो पहले आपसे मिलते हैं। आपकी एक तरह की आपकी परमिशन होती है कि हाँ वो फ्री हैं या नहीं। उसके बाद ही आप वो जो मिलने आते हैं उनसे, उनको आप कहोगे हाँ ठीक है कि वो फ्री हैं तो अभी आप मिल सकते हो। यानी कि एक तरह की आपकी परमिशन जो है वो उनको चाहिए होती है आपके एचओडी से मिलने के लिए। तो एक तरह से आप पूरे डिपार्टमेंट के जो है वो हेड बन जाते हैं। तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी प्राइवेट सेक्रेटरी, जूनियर और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। उसके बाद हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स यानी क्या इसमें हमारे फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। नुकसान तो खैर कम ही है। सबसे पहला ये है कि इसमें आपको प्रमोशन आपकी बहुत अच्छी है, ग्रेड प्रमोशन। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आपकी जो सेकंड जो प्रमोशन है वो एक गैजेटेड पोस्ट, यानी कि सेकंड प्रमोशन में ही आप गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, ग्रेट सैलरी, 50,000 प्लस सैलरी जो कि बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद डी पॉइंट है कि ये एक इजी जॉब है अप टू कहाँ तक, जब तक आप सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो तब तक आपकी जो जॉब है वो मतलब आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। उसके बाद ई पॉइंट है हमारा कि अगर आप प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हो प्रमोशन के बाद, तो आपको डिपार्टमेंट, अगर आपका कोई अच्छा डिपार्टमेंट है जैसे जीएडी है या लॉ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू, इस तरह के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में हैं, तो इन डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्रेटरी को एक गवर्नमेंट का जो व्हीकल है वो अलॉट होता है। यानी गाड़ी आपके लिए एक आती है, आपको पिक करेगी वगैरह, छोड़ेगी। तो कुछ केसेस में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर को भी अलॉट होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में प्राइवेट सेक्रेटरी को ही जो है वो व्हीकल अलाउड है। उसके बाद इसमें क्या है कि ट्रैवल भी आपका जो एक तरह से फ्री ही होगा अगर आप अपने एचओडी के साथ जा रहे हैं किसी मीटिंग वगैरह के लिए या टूर वगैरह के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अच्छा खासा जो स्टाफ होता है वो आपके अंडर होता है। स्टाफ में 4-5 बंदे होंगे, जैसे कि आपके अंडर एक जूनियर स्केल हो सकता है या सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो सकता है, प्लस एक क्लर्क भी होता है यानी कि जूनियर असिस्टेंट है जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद 2 या 3 जो होते हैं वो क्लास 4th एम्प्लॉयज़ भी आपके अंडर होते हैं जो कि सर्व करते हैं। एक तो आपके जो
एचओडी होते हैं, ऑफिसर होते हैं आईएएस वगैरह के लिए और आपके पूरी सेक्शंस के लिए। तो एक तरह से 4-5 जो बंदों का जो स्टाफ है वो आपके अंडर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें जब आप अपॉइंट हो जाते हो उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह या कोई टेस्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती। एज़ पर सीनियरिटी आपकी जो है वो प्रमोशन होती रहती है। अगर आप जीईडी वगैरह में हैं या आप लॉ डिपार्टमेंट में हैं या आप हाई कोर्ट वगैरह में हैं एज अ स्टेनोग्राफ़र, तो इन 2-3 केसेस में आपकी प्रमोशन जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। जल्दी आप प्रमोट होते हैं गैजेट पोस्ट पे, आप एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट जल्दी आप गैजेट ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे। नेगेटिव्स में थोड़ा देखेंगे हम। नेगेटिव्स में पहला तो पॉइंट यही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीज़न लेवल की पोस्ट में प्रमोशन कम है। ये जीएडी या लॉ डिपार्टमेंट हो गया या हाई कोर्ट वगैरह हो गए, तो ये स्टेट कैडर की पोस्ट में आपकी प्रमोशन एवेन्यूज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे भी इन 2-3 डिपार्टमेंट्स में जो प्रमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एचओडी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कि अगर सेक्रेटरीट में हैं तो छोटे मोटे ऑफिसर क्या गैजेट ऑफिसर ही होते हैं वो भी। जैसे अगर आप किसी ड्यूटी सेक्रेटरी के साथ हैं या एडिशनल सेक्रेटरी के साथ हैं या स्पेशल सेक्रेटरी के साथ हैं, इन ऑफिसर्स के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है, यानी कि ज़्यादा देर तक आपको उनके साथ बैठना नहीं पड़ता, जल्दी वगैरह छुट्टी वगैरह हो जाती है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम होती है। लेकिन अगर आप किसी एचओडी के साथ हैं तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उनके साथ काफ़ी लेट नाइट तक बैठना पड़ता है। जब तक वो बैठेंगे तब तक आपको बैठना ही पड़ेगा। सुबह उनके आने से पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा और शाम को जब वो जाएंगे 8 बजे या कई बार 10 बजे। बड़े डिपार्टमेंट जो है जैसे फाइनेंस वगैरह, होम डिपार्टमेंट वगैरह ये वगैरह हो गए, तो इन डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी देर तक बैठते हैं, 10 बजे तक भी बैठते हैं, तो आपको उनके बाद ही जाना पड़ता है, उनसे पहले आप कभी नहीं जा सकते। और नेक्स्ट है कि लीव प्रॉब्लम। अगर आप किसी बड़े डिपार्टमेंट में हैं तो लीव की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके ऊपर ही जो है वो पूरा जो आपके हायर ऑफिशियल हैं, आईएएस वगैरह जो आपका एचओडी हैं, वो पूरी तरह आप पे डिपेंड होते हैं। आप ही उन्हें मीटिंग नोटिस वगैरह ये जो भी उनका टूर वगैरह है तो उनके पूरी डिटेल आपके पास होती है। एजेंडा वगैरह आपको ही बनाना पड़ता है उनके साथ मिलकर, तो आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए लीव की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी ये मेरी नज़र में तो ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सैलरी, प्रमोशन वगैरह इन एवेन्यूज़ को देखते हुए तो ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जो जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब जो JKSSB ने बहुत ही ज़्यादा पोस्ट निकाली हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।